Hello students, welcome to lecture number 19 of MT201. So we are going to talk about 6.2, which is about series solutions about ordinary points. So in the last lecture we solved one example with power series solution और वहाँ मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यही पावर सीरीज़ क्यों कंसिडर करनी है, तो हम उसका आज जो ना पर्टिकुलर आंसर करेंगे. सो लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल और हम फिर उसको अब मोटिवेशन लेके आगे हम परसू करेंगे. सो हियर इज़ द एग्जांपल विच वी सॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर. उसमें यह था कि फाइंड अ पावर सीरीज सोल्यूशन y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ दिस पावर दिस इन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज where n equals to 0 to infinity of the differential equation y prime plus y equal to 0. So this is first order linear homogeneous equation with constant coefficients. तो हमने फिर इसका सीरीज सोल्यूशन, मैंने आपको ये बताया था कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यही सीरीज़ क्यों ली है, हमने इसका सेंटर ज़ीरो क्यों लिया हुआ है. तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने यही सीरीज़ क्यों कंसिडर की थी. क्योंकि आपको पता है कि हम स्टार्ट इस तरह करते हैं, फिर हम उसका डेरिवेटिव लेके उसमें प्लस करके सीरीज़ को प्लस करते हैं, फिर कोएफिशिएंट्स को ज़ीरो करके वहाँ से रिकरेंस रिलेशन डिराइव करके और फाइनली फिर हम इस सी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसको बैक सब्स्टिट्यूट करके हम कहते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सोल्यूशन. So let's move on and see what kind of differential equations we will solve for this power series solution. So we will mainly focus on linear homogeneous second order differential equations जिसमें आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं वो आपके पास पोलिनोमियल्स होंगे. यहाँ पे कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स में इंटरेस्टेड होंगे. ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ. लेकिन ये है कि अगर आपके पास इन जनरल जो फॉर्म होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आपके पास ये फॉर्म होती है. लीनियर होमोजीनियस मींस दिस इज ज़ीरो. लीनियर मींस कि वाई प्राइम या वाई डबल प्राइम का या वाई का स्क्वायर नहीं है और ये इनके प्रोडक्ट्स भी नहीं है. और सेकंड ऑर्डर मीन इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड इनमें इन्वॉल्व है. तो होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है. लेकिन अगर आप इस a2x को डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, तो हम उसको y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. और हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, चैप्टर 2 में सॉरी, कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वेयर p ऑफ x विल बी इक्वल टू a1x ओवर a2x and qx equals to a0x a2x, राइट. तो अगर हम इनको a2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. सो अगेन मैं आपको बता दूँ हमारी मोटिवेशन क्या है. हमारी मोटिवेशन ये डिटरमिन करना है कि अगर हम यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर थी, इन जनरल होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास किस तरह की सीरीज़ हम सपोज करेंगे कि ये उसका सोल्यूशन हो सकता है. सो हम जो जनरली इसमें बात करेंगे वो हम इस लीनियर सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. सो विल कीप आवर ऑर्डर अप टू 2, राइट. सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट. सो हियर वी हैव our first proper definition of ordinary points, because we started with power series solutions about ordinary points, so we must know what is actually an ordinary point. So a point x equals to x naught is said to be an ordinary point of the differential equation of form 1. ये आपके पास फॉर्म 1 जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. if both coefficients px qx in the standard form 2, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो px qx हैं ये दोनों जो हैं ये एनालिटिक हों एट x इक्वल टू x नॉट. तो एनालिटिक का मतलब बेसिक तो डेफिनेशन ये है कि फंक्शन f इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ़ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट बाय पावर सीरीज इन x माइनस a सेंटर्ड एट a विद ईदर अ पॉजिटिव और इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. तो कहने का मतलब है कि अगर तो बाई डेफिनेशन अगर px qx जो है वो एनालिटिक हों किसी पॉइंट के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है. तो एनालिटिक की डेफिनेशन अपेरेंटली देख के अपेरेंटली लग रहा है कि ये इतनी इजी नहीं है, लेकिन हमारे सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हम अपेरेंटली सिर्फ ये देखेंगे कि आपके पास p ऑफ x और q ऑफ x किन पॉइंट पे
डिफाइंड है, किसी ऐसे पॉइंट वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे जो अनडिफाइंड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर a2x ओवर सिर्फ और सिर्फ x आ जाता है, तो x को अगर मैं 0 लूँगा तो p ऑफ x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको कहूँगा कि x जो इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर कोई पॉइंट ऑर्डिनरी ना हो तो उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, राइट। तो इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अपेरेंटली फॉर आवर पर्पसेस इट इज़ इनफ टू सी दैट p ऑफ x फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ x p of x and q of x are defined if at some points one of them, at least one of them is undefined। दोनों अगर आपके पास डिफाइंड हो तो फिर ऑर्डिनरी सोल्यूशन होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अनडिफाइंड हो गया किसी पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट है। तो अपेरेंटली ये डेफिनेशन है कि वो उसको हम, तो अगर वो अब डिफाइंड होगा तो फिर हम उसको पावर, इसकी पावर सीरीज़ में सेंटर्ड एट ए लिख सकते हैं। तो अपेरेंटली इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये हम कैसे देखेंगे कि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे पावर सीरीज़ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये है कि फॉर आवर पर्पसेस इट इज़ इनफ टू सी दैट p ऑफ x एंड q ऑफ x आर डिफाइंड, वो इन्फिनिटी ना दें, वो अनडिफाइंड ना हो। सो लेट मी गिव यू एग्जांपल्स फॉर ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स नाउ। सो हियर वी हैव दीज टू एग्जांपल्स। इफ़ यू सी, अगर आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वाई? बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज़ 1। अगर वो कोएफिशिएंट हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी ऑलरेडी। तो इसमें y फर्स्ट जो y प्राइम है वो मिस है, तो इसका मतलब कारस्पोंडिंग px जो होगा वो मिस होगा। तो लेट मी शो यू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो y डबल प्राइम प्लस px p ऑफ x y प्राइम प्लस, तो इसका मतलब अगर y प्राइम मिस है इसमें तो p ऑफ x मिस है, और q ऑफ x की जगह पे क्या है 1 है। अगर अब इसको कंपेयर करें तो p ऑफ x की जगह पे 3 है और q ऑफ x की जगह पे 2 है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि दीज आर ऑल कांस्टेंट फंक्शंस एंड दे आर एवरीवेयर डिफाइंड। कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकते, ये ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यूज़ देंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो p ऑफ x 0 है और q ऑफ x 1 है, इसमें p ऑफ x 3 है एंड q ऑफ x बाय कंपैरिजन 2 है। एंड दीज आर कांस्टेंट फंक्शंस, सो दे आर एवरीवेयर डिफाइंड। ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होंगे। तो कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है पूरी की पूरी डोमेन में, हर एक पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ सफिशिएंट टू सी दैट वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर अनडिफाइंड, दोज पॉइंट्स विल बी आवर सिंगुलर पॉइंट्स। एंड इफ देयर इज नो सच पॉइंट, विल से दैट एवरी पॉइंट ऑफ x is an ordinary point for this and this differential equations. Let me give you another example. So if you consider, say, y double prime ex y prime plus sin x is equal to 0. So that means here our, since it's a standard form, highest derivative, coefficient of the highest derivative is 1. So p of x would be our e power x and q of x would be sin x। तो आपको पता है कि x की हर वैल्यू के लिए ये दोनों फंक्शंस डिफाइंड है, कभी भी अनडिफाइंड नहीं है। तो जब x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड होंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी फाइनाइट वैल्यू ऑफ x दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, every finite point of x is an ordinary point of these differential equations because both of these are defined at every finite point of x। तो या इन पर्टिकुलर आप पर्टिकुलर एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस। चूँकि x की हर फाइनाइट वैल्यू है तो x इक्वल टू 0 भी होगी। तो पर्टिकुलर या मोस्ट स्पेसिफिकली अगर आप बात करें किसी एक पॉइंट को फिक्स करना हो तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस वन। सो लेट मी गिव यू एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स नाउ। So let us talk about singular points now, that how do we see whether a specific point of x is a singular point of a differential equation or not. So if you see that both of these differential equations are already in the standard form, so we do not need to divide anything over all the differential equation. So that means that our capital P of x is x and q of x is ln x. X is a polynomial which is everywhere defined. But if you see that this ln x is not defined at 0 and negative points, so that means 0 and negative part is not included in this. So हम कह सकते हैं कि x is equal to 0 जो है वो आपके पास p of x तो एनालिटिक है लेकिन q of x एनालिटिक नहीं है, या in other words q of x defined नहीं है. So x equal to, because if at a point if a function is undefined then it can never be represented by a power series. So x equal to 0 is a
singular point. सिमिलरली आप माइनस की भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू -1 -2, क्योंकि उस पर भी आपके पास डिफाइंड नहीं होगी. सो similarly, let's talk about the other example. So it is already in the standard form. So p of x would be 1 over x, and q of x, which is the coefficient of y, which is actually is1. So is1 constant, it's everywhere defined, but this p of x is everywhere defined except x is equal to 0, right? So we can say that at x equal to 0, p of x is not analytic, but q of x is analytic. But in order to be a point to be for a point to be an ordinary point, both of these function has to be analytic or defined. So at x equal to 0, p of x is undefined, so that means x equal to 0 is a singular point. And every other point, for example -1 or whatever you want to accept x equal to 0, these both will be defined. So those are, all those points will be ordinary points, but x equal to 0 is our singular point. So it is very easy to see from the given differential equation that which point is ordinary and which point is singular. So in this 6.2 we will talk about series solutions, power series solutions about ordinary points. You will be given a homogeneous linear second order differential equation of either this form or this form. If it is this form, you need to convert it into the standard form. After standard form, you need to look at which point is the ordinary point, because around the ordinary points, next theorem will say that there will always be exist a power series solution centered at that ordinary point. So let's see what does that theorem say. So as I told you in the start that we will primarily be interested in the part where where all of these a2x, a1x and a0x are polynomials, क्योंकि इनको डील करना आसान है, इनके ऑर्डिनरी पॉइंट्स कैलकुलेट करना ईजी है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे तो उन पे प्रॉपरली आपको वही डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी जो आपने पीछे अप्लाई किया कि आपके पास वो कभी अनडिफाइंड ना हो. मैंने तो अपेरेंटली मैंने हर एक एग्जांपल में यही देखा कि कहीं अनडिफाइंड ना हो. जिस पे अनडिफाइंड है वो सिंगुलर है, अगर डिफाइंड है तो वो आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट है. लेकिन पॉलिनोमियल्स के केस में आपके पास एक थ्योरम है जो ये सजेस्ट करता है इफ़ योर कोएफिशिएंट्स आर रैशनल फंक्शंस, बिकॉज if a2x, a1x, a0x are all polynomials, so that means that our y double prime plus p of x, y prime plus q of x, y equals to 0, where p of x a1x over a2x and q of x a0x over a2x. So that means if all these are polynomials and then px and qx are always rational functions. Rational functions are those functions in which denominator and numerator are both polynomials. Why are we interested in polynomial coefficients in which these are rational, or more specifically these are polynomials? Because if they are polynomials, then we can easily see that a function a point x naught, x equal to x naught, will be singular if a to x at x naught equal to 0. अगर आप x naught इसमें इंसर्ट करें, अगर इनमें से कोई a2 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है कि वो पॉइंट सिंगुलर होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे. तो कहने का मतलब है कि आपने हाईएस्ट, अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा आपने उसको देख लेना उसके रूट्स क्या हैं. जो उसके रूट्स होंगे वो बेसिकली सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि वो इधर जाके डिवाइड होके वो इन फंक्शंस को अनडिफाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स. लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ इन विच द कोएफिशिएंट्स a1, a2 and a0 are polynomials. So this is an example. So if you see that in this differential equations, x, this is not an in standard form. If you convert it into standard form, this will divide x square minus 1 has to be divided on both sides. So this will become 1, 2x over x square minus 1 and 6 over 2x square minus 1. And what are the roots of x square minus 1?
which are plus minus 1. So plus minus 1 are actually our singular points, and all other points are ordinary points. So that is the reason we are considering polynomial coefficient, because it is very easy to see where the functions are going to be undefined. अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम फंक्शंस आ जाएँ तो उनको ये भी देखना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि उनके रूट्स क्या होंगे. फॉर एग्जांपल मैं साइन एक्स ओवर ln x ले लेता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन एज इट इज़ इसके रूट्स क्या होंगे. तो इसलिए जो ना इस तरह के फंक्शन को हम इग्नोर करेंगे और हम ऑलवेज पॉलिनोमियल्स पे रहेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इजी टू सी दैट विच पॉइंट्स आर आवर सिंगुलर पॉइंट्स एंड विच वन आर आवर ऑर्डिनरी पॉइंट्स. So if our coefficient these are polynomials, and then px and qx will always be rational function. For example, p of x in this differential equation would be 2x over x square minus 1, and in this 6 over x square minus 1. So let's talk about our special theorem now, which will ensure that if you have an ordinary point of a differential equation, linear second order homogeneous differential equations, either in the form 1 or in the form 2, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड हो या जनरल फॉर्म हो, तो आपके पास उसका ऑलवेज ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अबाउट का मतलब है कि आप उस ऑर्डिनरी पॉइंट को एज ए सेंटर ट्रीट करके एक पावर सीरीज जनरेट करेंगे, जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करेगी कि आपने कौन सी पावर सीरीज स्टार्ट्स अज्यूम करनी है जो उसका सोल्यूशन होगी, जिस पर मैंने स्टार्ट से आपको बताया था कि ये हमारी मोटिवेशन है. सो लेट मी गिव यू दैट थ्योरम नाउ. So this is the main most important part of this 6.2. What is this? Existence of power series solution. So if x equal to x naught is an ordinary point of differential equation 1 जो आपके पास जनरल फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, we can always find two linearly independent solution in the form of power series centered at x naught. तो अगर आप centered at x naught ये वाली पावर सीरीज कंसीडर करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो आप ऑलवेज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे. A power series solution converges at least on some interval defined by this, where r is the distance from x naught to closest singular point. तो ये r जो है, ये जो रेडियस है उसके कन्वर्जेंस का, ये डिटरमिन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. पहली तो बात यह है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0 जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो हम इसको x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो सी एन एक्स की पावर n, तो इसका मतलब है कि हम y इज इक्वल टू सी एन एक्स की पावर n कंसिडर करेंगे इसकी पावर सीरीज़. तो ये ऑलवेज हमें दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन दे देगी. तो फिर हम उसको c1 y1 प्लस c2 y2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके हम उनके कैलकुलेट कर लेंगे सोल्यूशंस. सो पावर सीरीज सोल्यूशन कन्वर्जेस एट लीस्ट ऑन सम इंटरवल डिफाइंड बाई दिस. तो जो भी आपके पास पावर सीरीज होगी उसका जो कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि सी एन तो इसमें आर्बिट्रेरी होगा ना, तो सी एन की जब आपने आखिर पे वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें बैक सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास ये कोई स्पेसिफिक पावर सीरीज़ आ जाएगी, इसका आपके पास कोई ना कोई कन्वर्जेंस इंटरवल होगा. और ये जो आर होगा, ये बेसिकली क्या है, ये आर जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट, जो आपके पास एक्स नॉट डिस्टेंस ये है, राइट, टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट, जो उसके करीब जो भी सिंगुलर पॉइंट है उससे लेके वहाँ तक का डिस्टेंस होता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज करें कि आपके पास ये देखें कि ये आपके पास 2 है और ये इसका सेंटर है पावर सीरीज़ का, और ये कन्वर्ज करती है ये आपके पास 4 और 0 के दरमियान. तो इसका मतलब 2 सेंटर हो गया. तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपके पास 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपके पास 2 है. तो इसका मतलब है कि ये जो बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपके पास उस फिक्स पॉइंट जो कि सेंटर है इसका, वहाँ से लेके क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस है, जो कि इंक्लूड नहीं होगा वो पॉइंट जो उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ स्ट्रिक्टली लेस दैन आर, दिस नॉट लेस दैन और इक्वल टू आर. तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विदाउट लुकिंग एट द पावर सीरीज़. वैसे तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आप रेशो टेस्ट अप्लाई करके उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं और फिर आपको वहाँ से आर भी मिल जाता है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख के. लेकिन यह है कि आप आर को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपको पता हो कि ये मेरा सिंगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट है और उसके क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, उससे लेके उसके तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली मेरा आर क्या है. तो अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको. विदाउट इवन लुकिंग एट द सीरीज़ यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट आर द रेडियस. वो हम कैसे करेंगे, लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल नाउ.
अच्छा, तो ये आपके पास एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम पावर सीरीज़ को देखे बगैर मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपसे बताया था। तो सबसे पहले आप इसकी जनरल फॉर्म है, आप क्या देखते थे, हमने पहले ये चेक करना कि x = 0 और x = -1 वाकई ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि x = 0 और -1 इसके सोल्यूशन नहीं होने चाहिए। तो 0 0 5 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, 1 + 2 3 3 + 5 is 8, so this is also not a solution. So that means x = 0 and x = 1 are not singular points, they are ordinary points. तो अब हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखना है। तो जो थ्योरम 6.2.3 क्या कहता था कि जो आपका मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो ये होगा कि आपके ऑर्डिनरी पॉइंट से क्लोजेस्ट जो होगा वो सिंगुलर पॉइंट, उसका डिस्टेंस। तो आपके पास सिंगुलर पॉइंट कौन से होंगे, वो होंगे जो कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, -2x + 5 = 0। तो देखेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसके कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो कम्प्लेक्स रूट्स इसके आएंगे 1 + -2 आयोटा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये हम अब कम्प्लेक्स प्लेन में अगर तो ये रियल सिंगुलर पॉइंट्स होते तो हम सिर्फ इसकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की इस तरह बात करते कि ये है तो ये उसका इंटरवल है, तो क्योंकि ये आपके पास रियल लाइन होती। लेकिन अब आपके पास जो कम्प्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उसको हम कम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करते हैं। तो जब कम्प्लेक्स प्लेन की बात आएगी तो इसमें यहाँ पे रियल आएगा और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1.2 जो होगा 1 + 2 आयोटा वो यहाँ पे आएगा, और 1 - 2 आयोटा क्योंकि इमेजिनरी नेगेटिव है और रियल पॉजिटिव है वो यहाँ पे होगा। अब हमने अगर कैलकुलेट करना है जो है ना वो मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो हमने देखना कि x = 0 एक रियल पॉइंट है। तो अगर आप इस 0 को x = 0 रियल पॉइंट को कम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करेंगे तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल तो ऑलरेडी 0 है। तो इसका मतलब वो आपके पास क्या है, वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, और ओरिजिन से लेके क्लोजेस्ट, ये दोनों क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका कम्प्लेक्स प्लेन में डिस्टेंस का, x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास √5, ये भी √5 आएगा, ये भी √5 आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस √5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस √5 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मिनिमम रेडियस कन्वर्जेंस है वो आपके पास 5 है। अब हम -1 की बात करते हैं, तो -1 कहाँ पे होगा, -1 में -1 को आप लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा। तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास रियल लाइन में 0 होता है, और वो आपके पास आएगा -1 यहाँ पे। अब आपने इस -1 + 0 आयोटा का आपने डिस्टेंस देख लेना है, इससे भी और इससे भी। तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि क्लोजेस्ट आप सिंगुलर पॉइंट वो भी वही यही वाली हैं, इसके अलावा इसके कोई सिंगुलर पॉइंट्स है ही नहीं पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसका मतलब है कि इससे लेके इसका जो डिस्टेंस आएगा वो 2√2 आएगा। तो इस केस में आप √2 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो ये है मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विदाउट लुकिंग एट पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ को देखे बगैर आप कैसे देखेंगे, वाई, बिकॉज दिस मिनिमम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस is actually the distance from our ordinary point to the closest singular point। तो एक ये important concept था। उसके बाद अब हम examples पे आते हैं without delaying any further। So here is our first example, so let's see what we have here। So this is y double prime minus xy is equal to 0, so that means our p of x is 0 and q of x is, because it is in the standard form, so q of x is -x and it is everywhere defined, हर जगह पे ये डिफाइंड है। तो अगर ये हर जगह सारे के सारे फाइनाइट पॉइंट्स जो हैं वो इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, तो हम इसमें से सिंपलेस्ट, जब भी आपके पास ये केस होगा कि जब हर पॉसिबल पॉइंट आपका ऑर्डिनरी पॉइंट हो, तो आप उसमें जो अपनी आसानी के लिए लेंगे वो 0 लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो पावर सीरीज सोल्यूशन ट्राई करना है वो होता है x - x0² और यहाँ पे cn, राइट, सॉरी xn। तो इसमें अगर x0 0 हो जाएगा तो ये जो पावर सीरीज़ है ये सिंपल होके इस तरह की हो जाएगी, और इसको डील करना इज़ वेरी इजी रादर दैन कि आप यहाँ पे कोई पॉइंट रखें x - 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, वट एवर यू वांट टू टेक, बिकॉज एवरी फाइनाइट पॉइंट इज़ एक्चुअली एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट मीन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर तो x = 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि इसके 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इस पावर सीरीज़ की फॉर्म में होंगे,
y इक्वल्स टू 1 इज 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इस तरह अब आप जो है ना इसको कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको वो स्टार्ट वाली एग्जांपल पे आता हूँ जो मैंने कल करवाई थी, कि वो आपके पास ये एग्जांपल थी कि फाइंड अ पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वन। सो इफ यू सी दैट एवरी finite point is an ordinary point of this differential equation because p of x is 1, q of x is 1, p of x is 0. They are constant, so everywhere defined. So that means every finite point is an ordinary point. But इसलिए जो है अगर एवरी फाइनाइट पॉइंट सिंगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो x इक्वल टू 0 भी होगा। तो x इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब हमने उसकी जब इस थ्योरम में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली सीरीज़ उस वाली सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो ये रीज़न थी कि हमने 6.1 में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये वाला सीरीज सोल्यूशन ट्राई किया था और फिर हमें 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिल भी गए थे आखिर पे। तो सॉरी एक, क्योंकि इसमें ये सिंगल ऑर्डर है। तो यहाँ पे ये रीज़न थी जिसकी वजह से, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी पॉइंट्स अभी पढ़े नहीं थे तो इसलिए उसने जो ना ये पावर सीरीज़ खुद दे दी कि इसको ट्राई करें इसके ऊपर। लेकिन अब जो है अब उसने बिल्कुल नहीं ऐसा कहा, अब उसने सिर्फ ये कहा कि इसका पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करें, इसको सॉल्व करें बाय यूजिंग पावर सीरीज। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट ordinary point of this differential equation. So we are going to try this by that theorem 6.2.3. So this power series will provide us two linearly independent solutions y1 and y2. So आखिर पे हम c1 y1 plus c2 y2 superposition principle से उसका calculate कर लेंगे solution because this is homogeneous, right. So let's move on. So that means that we need to calculate the derivative. So the derivative इसका पहला क्या होगा, ये बिल्कुल exactly वही वाली डिफरेंस आपके पास केस बन जाएगा जो हमने कल देखा था। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगी, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन इंटू n माइनस 1 x n माइनस 2 माइनस x n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन x n माइनस 1, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे y प्राइम बेसिकली मिस है। तो y प्राइम मिस है तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली y ले लेना है। तो ये y आपके पास ये वाला है x cn xn equals to 0. So if n equal to 0 that means it starts from -2 which is not possible. So that मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने इसको फिर 2 से स्टार्ट कर लेना है अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो ये बेसिकली 2 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगी क्योंकि उसकी पहली जो वो नेगेटिव पावर देंगी विच इज़ नॉट आवर इंटरेस्ट। तो अब 2 से ये 0 देगा और ये भी 0 देगा, लेकिन यहाँ पे इंडिसेस सेम नहीं है। तो इंडिसेस सेम करने के लिए हम क्या कहेंगे कि चूँकि दोनों, पहला रूल ये था कि दोनों आपके पास सेम पावर से स्टार्ट हो रहे हों, तो सेम पावर से स्टार्ट तो हो रहे हैं। तो जब सेम पावर से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इसको भी k कह दें और इसको भी k कह दें। यहाँ पे तो k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे k आ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जब k इज इक्वल टू n माइनस 2 करेंगे तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी वो k प्लस 2 आएगी। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। सो k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इन्फिनिटी c k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 1 n माइनस 1 विल जनरेट k प्लस 1 एंड k माइनस 2 प्लस 2 ये आ जाएगा, राइट। ये x जो है ये पावर में जाके ऐड अप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैंने ये एक स्टेप मिस किया, मैंने इसको x की पावर में ऐड नहीं किया था अभी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ रही है बिफोर कंसीडरिंग दिस k एंड k, ये आपके पास आ रही है n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी cn n माइनस 1 x n माइनस 2, ये x की 1 पावर है, ये x की
n पावर थी, तो ये Cn x n प्लस 1 इक्वल्स 0। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहाँ से 0 से स्टार्ट लेंगे तो ये आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही है, ये 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा इसको ओपन करना पड़ेगा। तो जब n इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये c 0 आ जाएगा और x की पावर 1 आ जाएगी। तो आपके पास ये वाली टर्म जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसको भी उसके साथ सेम पावर करने के लिए पहला रूल ये था कि आपने इसको एक दफ़ा एक्सपैंड कर लेना है। तो जब इसको आप एक दफ़ा एक्सपैंड करेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये c2 आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 माइनस 1 2, तो 2c2 प्लस n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी Cn n इंटू n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। अब 3 जो पुट करेंगे तो अब ये आपके पास वाकई n इज इक्वल टू पावर जो है वो 3 माइनस 2 1 से स्टार्ट हो रही है, सिमिलर टू दिस वन, राइट। तो ये आपके पास इसका पहला रूल था। अब आपके पास ये है कि इसमें अगर देखें तो 3 ये सेम पावर से 3 माइनस 2 1, ये भी सेम पावर से स्टार्ट हो रही है, n इक्वल टू 0, तो ये भी 1 से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें आपने इंडिसेस सेम करने के लिए क्या करना है कि k इज इक्वल टू n माइनस 2 इसमें कर लेना है, तो n इज इक्वल टू k प्लस 2 इसमें हो जाएगा, और n इज इक्वल टू सॉरी k इक्वल्स टू n प्लस इसमें करेंगे तो n इज इक्वल टू k माइनस 1 इसमें हो जाएगा। सो 2c2 प्लस जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 2 आ जाएगा, k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी Cn n माइनस 1 x की पावर n की जगह पे k प्लस 2 माइनस 2, सो x पावर k प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी c k माइनस 1 x k equals to 0. So now this becomes k equals to 3 minus 2 1, and similarly here it becomes k minus 1 equals to 0, so k equals to 1 to infinity, sorry to up to infinity. तो अब पावर्स भी सेम है, इंडिस भी सेम हो गए, तो अब आप इसमें ऐड कर लेंगे इसको पावर सीरीज़ को। वो कैसे करते थे कि आपके पास ये एक समीशन कॉमन हो जाता था, और सॉरी माय मिस्टेक, ये बेसिकली आपके पास इसमें ये भी तो चेंज होंगे ना। सो सी के प्लस 2 n की जगह पे k प्लस 2 और n माइनस 1 की जगह पे k प्लस 1, तो ये क्या आएगा सी के प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 1 x के दोनों में कॉमन है, वो आपके पास बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हमें सी के माइनस 1 मिल गया इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ सी एन एक्स एन इज 0, दिस इम्प्लाइज दैट सी एन इज 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n is equal to 0 1 2 so on. So that means what we get here is that ck plus 2 k plus 2 times k plus 1 sorry यहाँ पे माइनस था, ये माइनस था और ये माइनस था, सो दिस विल बी माइनस सी के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें बेसिकली जो रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा वो क्या आ जाएगा, और दूसरा ये है कि 2c2 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 होना चाहिए, तभी ये सारा एक्सप्रेशन 0 होगा।
तो यहाँ से हमें C2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। सो C2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास आएगा CK प्लस 2 इक्वल्स टू CK माइनस 1 ओवर K प्लस 1 K प्लस 2, वेयर K वेरीज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। सो अब 1 से स्टार्ट होगा टू 3 एंड सो ऑन। अब आपने इसमें K की वैल्यू पुट करते जाना है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं आपको वो यहाँ पे सारा लिखूँगा नहीं, मैं आपको वो कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो व्हाट वी हैव हियर इज़ K1 K इज इक्वल टू 1 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, K इज इक्वल टू ये C3 हो जाएगा, ये C0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, राइट। इसी तरह K2 पुट करेंगे तो ये C2 माइनस 1 C1, ये C4 और 2 प्लस 1 3 और 4 3 टाइम्स 4, राइट। और इस तरह K इक्वल टू 3 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा बिकॉज C2 इज़ 0। C2 0 क्यों था, मैं लेट मी रिपीट इट फॉर यू, बिकॉज कि जब ये वाली सारी चीज़ 0 है तो ये इसमें ये तब 0 होगा जब इसके ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, राइट। बिकॉज ये भी आपके पास C2 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास ये आइडेंटिकली सारा का सारा 0 है। तो अगर ये 0 है तो उसका मतलब अगर ये 0 होगा तो फिर ये भी 0 होना चाहिए। तो ये 0 तब होगा जब ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ये 0 तब होगा जब C2 0 होगा। तो C2 इज़ एक्चुअली आवर 0, तो इट इज़ ऑलवेज करेक्ट, ये आपके पास ऑलवेज ऐसे ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जब आप K इज इक्वल टू 5 कंसिडर करेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर आपके पास K इज इक्वल टू 5 में C3 और 5 6, और आप 5 6 को जो है ना वो C3 की बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। C3 क्या है, C0 ओवर 2 टाइम्स 3, राइट। सो C3 की जब 2 टाइम्स 3 करेंगे तो ये 1 2 3 5 6 आ जाएगा और साथ में C0 आ जाएगा। K5 करेंगे तो C4 4 ओवर 6 टाइम्स 7 आ जाएगा। C4 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, वो बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये इन टर्म्स ऑफ C1 आ जाएगा। और C5 आपके पास 0 है तो फिर ये C8 भी 0 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट 3 टाइम, सो सिमिलरली जब K इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ये बनेगा। इसमें C6 अब बैक आपने कैलकुलेट किया हुआ है, वो आप इंसर्ट करेंगे तो ये बेसिकली ये वाला बन जाएगा। इसी तरह C7 का बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो ये C10 की वैल्यू आ जाएगी, C8 की 0 है तो ये भी 0 हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब हमने C3 से लेके C2 0 है तो C1 और C0 भी जो है ना वो कंसीडर नहीं होंगे। तो C3 से लेके C11 तक आपने कैलकुलेट कर ली वैल्यू, तो इसका मतलब है कि अब हम क्या करेंगे कि अब आपके पास हम, चूँकि हमारा पास जो सोल्यूशन था वो Cnxn की फॉर्म में था, सॉरी जो हमारी पावर सीरीज थी, तो इसको आप 11 टर्म्स तक जो है ना वो एक्सपेंड कर लेंगे। तो क्या आएगा, C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ सो ऑन। 11 टर्म्स तक करने के बाद जो आपके पास इसकी वैल्यूज़ आएंगी वो बेसिकली कुछ इस तरह की होंगी। या आपने इसको 11 टर्म्स तक एक्सपेंड किया हमारी पावर सीरीज़ को, और फिर उसमें हमने ये वाली जो पीछे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ थी कैलकुलेट की वो हमने बैक इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब हम देखेंगे कि इसमें ये जो इसमें ये वाला पार्ट 0 है, फिर 3 के जो भी मल्टीपल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 0 आ रहे हैं। तो इनको आप अरेंज करेंगे। अच्छा, इसमें देखेंगे हमने इसको डिकम्पोज करना है टू लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन में। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास x3 की जो डिनोमिनेटर है वो C0 से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास 2 3 और ये है। इस तरह ये 0 उसमें कोएफिशिएंट C0 है और 2 3 5 6। इस तरह इसमें 9 में 0 है तो बाकी 2 3 5 6, और इस तरह आपके पास ये जो ना C10 11 12 में भी इसी तरह होगा। और बाकी जो है ना ये C1 वाले हैं वो आप सेपरेट कर लें, C0 वाले हैं वो सेपरेट कर लें। तो जब आप ये दोनों काम करेंगे सेपरेट करने के बाद, तो जो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा दोनों को डिकम्पोज करने के बाद। और रीग्रुपिंग करेंगे आप, राइट। तो इसमें आपके पास क्या है कि y1 की वैल्यू को आपने 3 के मल्टीपल्स पावर सेपरेट कर ली है और बाकी जो रह गई हैं उसको सेपरेट कर लिया। तो ज़ाहिर बात है जब आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास 1 प्लस K इज इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो पावर है ये 3K की मल्टीपल आ रही हैं, 3 6 9
और नीचे जो है वैल्यू वो 2 3 अप टू कहाँ तक जा रही हैं, 3k-1 3k तक, ठीक है। इस तरह अगर नीचे जाएंगे तो ये आपके पास इसमें जो है वो 3 4 5 6 7 3 4 6 7 9 10, तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ जो आ रही हैं इसमें भी 7 फॉर एग्जांपल इसमें मिस है और 4 मिस है इसमें आपके पास, इसलिए हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 3 4 पहले जो सब में कॉमन है वो आप ऐसे लिख लेंगे, जिस तरह इसमें 2 3 सब में कॉमन है तो 2 3 ऐसे लिख लिया, इस तरह 3 4 सब में कॉमन है वो लिख लिया, और आखिर वाली वैल्यू देख ली कि 10 का 10 के साथ सेम है, 7 का 7 के साथ सेम है, तो इसका मतलब जो पावर आएगी वही यहाँ पे आएगी। यहाँ पे 3k+1 है तो ये भी 3k+1 आएगी, और इससे पिछली वैल्यू क्या आएगी 3k, यहाँ पे 3k है तो इससे पिछली वैल्यू कौन सी आएगी 3k-1, ठीक है जी। तो ये थी आपके पास, आपने इसका मतलब y1 इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया और y2 इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह जो है वो आप अब जो ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा वो C1 y1 + C2 y2 हो जाएगा, बिकॉज y1 y2 फॉर्म बेसिस and why they are basis because they are linearly independent. Why they are linearly independent? Because y1 and y2 are not scalar multiple of each other. They are infinite series and the powers of x are different in both of the series. So that means they are both linearly independent. So इस तरह आपके पास एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। So here's our next example. Solve x² + 1 times y double prime plus x y prime minus y is equal to 0. So before solving this, let me give you that idea कि आपके पास जब ये सोल्यूशन आएगा आपके इसका ज़ाहिर बात है दो सीरीज़ की फॉर्म में है, तो जब सीरीज़ होती हैं तो उनके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी होते हैं। तो जो हमारे पास जो थ्योरम था वो ये कहता था कि बेसिकली x minus x naught less than r, where r is the distance from दिस ऑर्डिनरी पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट, राइट। तो इसमें x नॉट हमारा 0 था उस एग्जांपल में, तो यहाँ पे तो x का मॉड ही रह जाएगा। r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू बेसिकली अगर आप देखें कि इस एग्जांपल में जो हमने अभी सॉल्व की थी, सॉरी ये वाली एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें आपके पास कोई सिंगुलर पॉइंट था ही नहीं, सारे के सारे जो पॉसिबल पॉइंट्स थे हर फाइनाइट वैल्यूज़ का जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो जब सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं तो आपके पास x 0 से लेके नेक्स्ट सिंगुलर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास इस पावर सीरीज़ का जो आपके पास बाय यूजिंग दिस मैथड जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, तो जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x minus x naught की वैल्यू 0 है, लेस देन r, where r is the distance from 0 to next singular point. There is no singular point, so that means this distance is infinity. So that means this is this one and x is less than infinity greater than minus infinity. तो इसका मतलब इसके जो भी दो ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस आएंगे उनका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ये जो हमने इधर कैलकुलेट किए हैं। सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू आर और सारी की सारी रियल लाइन, राइट। तो इस तरह जो है ना वो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट थ्योरम। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई आपका अगर सिंगुलर पार्ट है कि नहीं। इसी तरह आप ये इसमें देखते हैं कि इसमें आपके पास क्या आएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इसमें सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं, x² + 1 = 0, सो x² = -1, सो x = ± i। सो 0 + i और 0 - i दो सिंगुलर पॉइंट हैं। इसका मतलब बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हर रियल वैल्यू जो होगी, हर रियल फाइनाइट वैल्यू वो इसका जो होगी वो क्या होगी, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है x = 0 भी ऑर्डिनरी पॉइंट है। मैंने आपको बताया था जब भी x = 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हो तो आपकी ऑलवेज ये वाली चॉइस होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसके कारस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ बनेगी वो फिर क्या बनेगी, y = n 0 to ∞ cn, और x - x naught की पावर n होता है तो x naught 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ xn रह जाएगा और इसको टैकल करना कंपैरेटिवली ईजी है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि हमने फाइंड करना होता है x - x naught लेस देन r। तो अभी इस स्टेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। x naught तो आपके पास 0 है, तो इसका मतलब है कि ये तो x ये हो गया। अब जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल, उसमें आपके पास कोई भी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है कि r की वैल्यू क्या होगी।
अब आपके पास 0 0 जो है ये आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट है, राइट। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो रियल कम्प्लेक्स प्लेन में जो है यहाँ पे रियल, यहाँ पे इमेजिनरी, तो 0 0 ये पॉइंट होगा। 0 प्लस से उठा और 0 माइनस से उठा कौन से पॉइंट होंगे, ये वाले और ये वाले। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कितना है 1। सो दैट मीन्स r इज़ 1, सो दैट मीन्स x इज़ लेस दैन 1 और x1 लेस दैन -1। तो अब जो भी सीरीज सोल्यूशन आएंगे हमारे इसके, उसका ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, राइट। वेयर r वाज द डिस्टेंस ऑफ आवर ऑर्डिनरी पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट। तो क्लोजेस्ट सिंगुलर पॉइंट आपके पास ये दो थे, और रियल जब भी कम्प्लेक्स वैल्यूज़ आएंगी तो आप उनको कम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करेंगे, और कम्प्लेक्स प्लेन में ये वाले आते हैं, और हमारा जो पॉइंट है वो 0 है, 0 0 है जो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है कम्प्लेक्स प्लेन में, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो इनके दोनों का डिस्टेंस 1 हो जाएगा। एनीवे, तो इसका मतलब आप फोकस करते हैं नेक्स्ट अपने सोल्यूशन पे। तो y प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n x n-1। n स्टार्ट फ्रॉम 1, मैंने अभी आपको रीज़न भी बताई थी कि 0 के लिए वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नेगेटिव पावर आएगी। और सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये 2 से स्टार्ट होगी और n-1 x n-2, राइट। अब इसको आप यहाँ पे दोनों में इंसर्ट कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 1 n इज इक्वल टू 2 अप टू इन्फिनिटी x n-2 और प्लस x 1 अप टू इन्फिनिटी cn n x n-1, और आपने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हमारी पावर सीरीज आ जाएगी विच स्टार्ट फ्रॉम 0। सो c n x n इज इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले तो आपने इनकी पावर्स कंबाइन करनी है, तो ये वाली पावर नेक्स्ट पावर से कंबाइन हो जाएगी, तो आपके पास ये जो पावर है ये बेसिकली क्या हो जाएगी, सिंपली n हो जाएगी, n-1 प्लस 1, ये तो n हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये है कि एक दफ़ा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी ये सीरीज़, एक दफ़ा सिंपली 1 से होगी। तो जब x स्क्वायर से होगी तो आपके पास ये 2 और ये 2 आपके पास क्या दे देंगे, xn दे देंगे। तो सो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी इससे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn n-1। जब x की n-2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपली xn रह गया। अब प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीरीज इटसेल्फ आ जाएगी, cn n-1 x n-2। तो इसकी पावर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल सीरीज विद 1 एज वेल, राइट। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, n इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी cn n x n n-1 प्लस दिस x इज x n minus n is equal to 0 to infinity cn x n and this is equal to 0. So from here n is equal to 0 means कि x 0 से स्टार्ट हो रहा है, n is equal to 1 ये x 1 से स्टार्ट हो रहा है, n is equal to 2 ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, n is equal to 0 ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी 0 से, ये भी 0 से, सॉरी ये 2 आएगा, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी 0 से है, ये भी 0 से है, ये आपके पास 1 से है और ये 2 से है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, ये एज इट इज़ रह जाएगी, बाकी में आपको जो है चेंजेस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल जब आप n इज इक्वल टू 2 करेंगे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 - 2 0 आ जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए 3 - 2 1 आ जाएगा, फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए 4 - 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें आपके पास 2 टर्म्स का एक्सपेंशन चाहिए। अच्छा, इसमें आपके पास n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जब n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये भी 2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें एक टर्म की एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें आपके पास n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1, तो इसमें 2 टर्म्स की एक्सपेंशन करनी पड़ेगी।
राइट। तो जब इसकी पहली दो टर्म की एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा कि n इज इक्वल टू टू सी टू और x0। तो इसका मतलब है कि 2c2 प्लस, जब नेक्स्ट करेंगे 3 तो c3 माइनस 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, सो 6c3 x की पावर 3 माइनस 2 1। सो इसका मतलब है कि 6c3x, राइट। और इसमें आपके पास एक टर्म की जब एक्सपेंशन आएगी तो ये c0 और ये 0 है तो ये सारे सॉरी c1, तो ये सिर्फ और सिर्फ c1 रह जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास इसकी दो टर्म्स की एक्सपेंशन होगी, इसकी एक टर्म की एक्सपेंशन क्या आएगी c0 और c1 और x1, तो इसका मतलब है कि c1x आ जाएगा। और यहाँ से माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0x0, तो माइनस इसको दो टर्म्स की एक्सपेंशन, तो माइनस c0 सी एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा। जब 1 के लिए करेंगे तो माइनस c1x1, तो ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो आपके पास वैल्यू आएंगी वो 2c2 माइनस c0 प्लस c3x रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आपके पास जो एक्सपेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म इसमें हमने कोई एक्सपेंशन नहीं की थी तो ये एज इट इज़ रह जाएगी। हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे आ रही होगी वो एज इट इज़ रह जाएगी, जो लोएस्ट पावर है उनको आपको एक्सपेंड करके हाईएस्ट पावर में लेके आएंगे। इसमें दो टर्म की हमने एक्सपेंशन की थी तो ये n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा। अब n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होके n माइनस 1 x n माइनस 2 एंड व्हाट डू वी हैव हियर, यहाँ पे वन टर्म की एक्सपेंशन के बाद ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 n x n। यहाँ पे टू टर्म्स की एक्सपेंशन है तो आपके पास ये भी 2 से स्टार्ट हो जाएगी, n x n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू k, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू k, तो ये तो बेसिकली आपके पास जो दोनों हैं ये दोनों सेम नहीं है। इसमें आप देखें इसमें n मल्टीपल हो रहा है, अगर n मल्टीपल ना होता तो इनके पावर सेम थी, ऐड थी, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते थे। n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k, n माइनस 2 इज इक्वल टू k, तो ये यहाँ पे k की वैल्यू n की वैल्यू k प्लस 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी k की वैल्यू n रहेगी। तो सिर्फ इसमें जो है ना, बाकी हर जगह k, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k, लेकिन यहाँ पे इस वाली में जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि k इज इक्वल टू n माइनस 2। जब वो करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी। सो दिस इज़ द कंक्लूजन व्हाट वी जस्ट कैलकुलेटेड। ये आपके पास ये तीन टर्म्स आ जाएंगी और एक्सपेंशन के बाद जब आप k में चेंज करेंगे तो उसमें ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। x के आपने कॉमन किया तो जो आपके पास कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिए, वो आपके पास ये वाले आ जाएंगे, राइट। अच्छा, इसमें अब आपके पास फर्दर क्या हुआ है कि इसमें बेसिकली आपने क्या किया है, इसमें एक ये भी सी के इसमें से अगर सी के कॉमन करेंगे तो ये बेसिकली k माइनस 1 रह जाएगा। तो ये इसको फिर आप इसको और इस टर्म को कंबाइन करके आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी, जस्ट कॉमन किया है। तो अब आपके पास ये वाली फॉरेन टर्म आ गई। ये ज़ीरो तब होगा जब आपके पास ये वाला पार्ट भी ज़ीरो होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और इसमें से 6 3 ज़ीरो होगा और ये कांस्टेंट भी ज़ीरो होगा। मतलब x की हर पावर को आपको ज़ीरो करेंगे तो तब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है। पॉलिनोमियल ज़ीरो तब होता है जब x की हर पावर के कोएफिशिएंट ज़ीरो हों। तो x की k पावर का कोएफिशिएंट ये है, x की 1 पावर का ये है, x की 0 पावर का ये है, तो आपने फिर वो उसको सब को ज़ीरो किया तो आपके पास 2c माइनस 0 से ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला आ गया, c इस x की 1 पावर से ये आ जाएगा और x की k पावर से ये आ जाएगा। अच्छा, इनको आप सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। तो C2 की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट की तो ये आ जाएगी 1/2 C0, C3 की वैल्यू 0 हो जाएगी और CK प्लस 2 आपके पास ग्रेटर पावर इसमें CK प्लस 2 है, उसको आपने इन टर्म्स ऑफ CK लिख लिया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब आपने वही वाला काम करना है, इसमें अब आपने K 2 3 4 वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देनी है और देखना है क्या पैटर्न क्या जनरेट हो रहा है। सो इफ़ यू कंसिडर C2, आपके पास K2 की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो C2
तो ये के, जब के की वैल्यू मिनिमम 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, वाई के की वैल्यू 2 है क्योंकि आपके पास समेशन के इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो अब आपके पास क्या होगा कि के की मिनिमम वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C4 ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें C2 की वैल्यू आपने यहाँ से इंसर्ट की तो ये आपके पास ये वैल्यू आ रही है आपके पास। अगर आप 4 को 2 की पावर स्क्वायर लिखें और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखें, क्यों लिखा है उसकी रीज़न ये है कि अगर आप नेक्स्ट टर्म देखें तो उनका पैटर्न यही बन रहा है। अब आपके पास ये नेक्स्ट टर्म है, राइट। तो इसमें C6 की वैल्यू ये आ रही है, जब C4 की बैक सब्स्टिट्यूट की तो ये आ रही है। इसमें जो 3 फैक्टोरियल है, टू की पावर 3 8 और इसको आपने सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स 4 है तो 8 होता है, तो यहाँ भी इसको आप 2 की स्क्वायर 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 आपके पास 4 टाइम 2 8। इस तरह अगर आप यहाँ भी देखें तो ये आपके पास 4 2 8, तो ये 48 बन रहा है और इसको आप 2 की पावर 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस तरह ये आपके पास क्योंकि C5 0 है, C3 0 है तो C5 0 हो गया, C5 0 हो गया तो C7 0 हो गया। इसी तरह आप इसी पैटर्न से अगर कंटिन्यू करेंगे, सो नेक्स्ट इफ़ यू कंप्यूट नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो उसमें आपके पास C9 0 हो जाएगा बिकॉज C7 was 0। C8 की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये C0 टाइम्स 2 की पावर 4 बिकॉज आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो इसी के इक्वल आएगी। तो ये पैटर्न ढूंढना इन जनरल आपके पास इजी नहीं है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं वो मैंने देखे हैं, उनका ये पैटर्न ढूंढना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ढूंढना, ये पता करना कि आपके पास ये वाला नंबर जो है, ये बेसिकली इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये जो है ना ये इतना ईजी नहीं है। तो लेकिन ये है कि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा इस पे सोचें तो आपको पता चल सकता है कि हम इस नंबर को इस नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अच्छा, ये इसके करने के बाद आपके पास क्या जो फाइनल फॉर्म बन रही है वो बेसिकली ये वाली बन रही है। अब इसका मतलब आपने 10 तक कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट की, तो आप अपनी पावर सीरीज़ को जो कि आपका सोल्यूशन था उसको आप 10 पावर तक एक्सपेंड करेंगे और उसमें इन सारी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास सिर्फ एक ये C1 की पावर C1 x रहेगा, बाकी सब में C0 हो जाएगा, राइट। तो ये C1 x आपने सेपरेट कर लिया, C0 को कॉमन करके बाकी को सेपरेट कर लिया, तो ये आपके पास C0 y1 ये हो जाएगा प्लस C1 y2 x सिंपल x हो जाएगा। तो आप इसको x कह लें सिंपली, तो y2 आपके पास सिंपली x हो गया और y1 जो है वो आपके पास ये वाली पावर सीरीज़ हो गई। वाई बिकॉज एक तो ये है कि आपके पास जो साइंस आ रहे हैं वो अल्टरनेटिव आ रहे हैं, तो इसकी वजह से -1 की पावर n-1 आ गया। और उसके बाद आपके पास ये ऊपर क्या आ रहा है 1 3 5 7 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये फार्मूला जनरेट कर लिया। तो नीचे आपके पास 2 की पावर n फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर 2 की पावर 2n आ जाएगा। तो ये शायद जिस तरह आप इस पावर को, इस सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये वाली सीरीज़ आ जाएगी। तो ये, और आपके पास ये हमने स्टार्ट पे देख लिया था कि इसका आपके पास कन्वर्जेंस इंटरवल क्या आएगा, वो ये वाला आएगा। तो इस तरह ये जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन है। जब वंस यू हैव कैलकुलेटेड विच ऑर्डिनरी पॉइंट यू वांट टू फाइंड योर पावर सोल्यूशन अबाउट, तो आपके पास उसके बाद आपने उसका ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कन्वर्जेंस इंटरवल, और उसके बाद फिर आपने वही वाली कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी और पैटर्न यहाँ पे आके आपने देखना कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आपके पास जो 2 वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी इसका आइडिया देता हूँ, यहाँ पे 2 है तो उसकी पावर में 4 है, यहाँ पे 3 है तो उसकी पावर में 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे n रखेंगे तो आपको यहाँ पे 2n रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2n n फैक्टोरियल x की 2n, तो यहाँ से आ गया। ऊपर ये है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 6 है तो ये 3 कैसे आएगी, 2 टाइम्स 6 माइनस 3, राइट। हाईएस्ट पावर आपके पास कितनी आएगी कि इसमें से सिर्फ आपने 3 माइनस करना है। अगर ये 6 माइनस 3 ये हो जाएगी, 8 माइनस 3 ये हो जाएगी, 10 माइनस 3 ये हो जाएगी। तो अगर ये 2n है तो आपके पास इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी बन रही है, 2n माइनस 3। और आपने इसको इस तरह स्टार्ट करके लिख लेना 1 3 5 अप टू, क्योंकि 1 3 5 कॉमन है तो पहली 3 टर्म्स लिखे फिर उसका फार्मूला लिख देना है।
और ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इसको आपने कैसे देखना है, इसको आपने ऐसे देखना है, ये तो किसी फार्मूले में नहीं आ रही, इसको आप सेपरेट ही रखेंगे, लेकिन यह है कि यहाँ से आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो पहली वैल्यू नेगेटिव होगी, पहली वैल्यू नेगेटिव का मतलब यह है कि जब n2 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास, क्योंकि n0 और n1 की वैल्यू ये हो जाएगी ना, 0 और 1 की वैल्यू ये है, तो 2 से आपने सीरीज स्टार्ट कर ली, तो पहली वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव कब भी तब भी आएगी जब आप उसको n-1 रखेंगे, राइट। तो n-1 रख के आपके पास ये -1 आ जाएगी। तो या आप इसको n+1 भी रख सकते हैं, तो n+1 रखेंगे फिर भी ये नेगेटिव आ जाएगी। तो इसी तरह आपका ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा, और ये आप इस तरह इसको पैटर्न को ढूंढ के आप इस तरह की कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाला y1 सोल्यूशन है सिंपल, यहाँ पे x आ रहा है, तो ये आपके पास y2 हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो पावर सीरीज सोल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, और ये जो है ये आपके पास मेथड है। सो मेन इसमें जो आइडिया है वो स्टार्ट पे है कि आपने ये कैसे पता करना है कि ये इसका कन्वर्जेंस इंटरवल कौन सा है, प्लस ये कैसे पता करना है कि किस ऑर्डिनरी पॉइंट के थ्रू अबाउट आपने इसको पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मोस्ट कन्वीनियंट आपके पास ऑलवेज x=0 होगा इफ़ x=0 इज़ नॉट अ सिंगुलर पॉइंट। इफ x=0 इज़ नॉट द ऑर्डिनरी पॉइंट, यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट x=0। वाई? बिकॉज कारस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसके साथ वर्कआउट करना ईजी हो जाएगा। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल। अच्छा, अगली एग्जांपल आपके पास ये है कि अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्लियर x=0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये उसका हम इसकी पावर सीरीज कंसीडर कर लेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसके अंदर पुट करके, तो आपके पास जो रिकरेंस रिलेशन आएगा उसमें 3 टर्म्स आएंगी। तो 3 टर्म रिकरेंस रिलेशन कि जिसमें एक ck+2 भी है, ck भी है और ck-1 भी है। तो अब होगा क्या कि आपके पास हर टर्म में 2 टर्म्स ऑलरेडी इंक्लूड होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर k की वैल्यू 1 कंसिडर करूँगा तो ये आ जाएगा c3, तो c1 - c0 ओवर 1 + 1 2 और ये 3, तो 6 आ जाएगा। तो इसमें c1 भी आ रहा है, c2 भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप c4 कैलकुलेट करेंगे तो इसमें k की वैल्यू 2 है, तो c2 - c1 ओवर ये 3 4 12 आ जाएगा। सॉरी, ओके। तो अब इस प्रॉब्लम ये है कि इसमें हर एक टर्म में जो है और इसमें ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें देखें कि आपके पास c2 जो है वो c0 1/2 टाइम्स c0 के इक्वल है। अच्छा, अब आप करना ये है कि एक दफ़ा आप c1 को 0 कर लें। जब c1 को 0 करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, और दूसरी टाइम में आप जो है ना इसमें c2 को नॉन ज़ीरो कर लें, सॉरी c0 और c2 आ रहे हैं, और फिर आप c0 को नॉन ज़ीरो रख के c2 को 0 कर लें। तो एक दफ़ा आप ये करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, एक दफ़ा आप ये करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। आप फिर उन दोनों को कंबाइन करके आपके पास ck+2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 3 टर्म्स रिकरेंस रिलेशन जब भी आए तो आपके पास जो इसकी इनिशियल वैल्यूज़ होंगी जो आपने यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करनी है, उनमें से किसी एक को आप 0 कंसीडर करके दूसरी के साथ वर्कआउट कर लें। तो ये वाला जो है वो प्रॉब्लम आपके पास आएगा जब आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 3 टर्म रिकरेंस रिलेशन आ जाए। सो दैट मीन्स कि आपके पास जो पहला केस आएगा c0 इज़ नॉट इक्वल टू ये वाला केस, उसके कारस्पॉन्डिंग जो आपके पास इसकी कोएफिशिएंट्स आएंगे वो ये वाले आ जाएंगे। और फिर आप जब दूसरा केस इसमें c0 को 0 और c1 को नॉन ज़ीरो करेंगे तो उसके कारस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाले कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो ये भी एक सेट कोएफिशिएंट्स का ये आ गया, एक सेट कोएफिशिएंट्स का ये आ गया। तो अब आप अपनी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने c5 तक कैलकुलेट किया है, तो c5 तक एक्सपैंड कर लें दोनों को, तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएंगे वो 2 इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो ज़्यादा इजी इसलिए हो गया है कि आपके पास क्योंकि आपको अपनी डिकम्पोज नहीं करना पड़ा अपनी सीरीज़ को। आपने एक दफ़ा ये वाले एक्सप्रेशन रख लिए, एक दफ़ा ये वाले एक्सप्रेशन रख लिए, तो एक दफ़ा एक सोल्यूशन आ जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास 3 टर्म रिकरेंस रिलेशन का आपके पास एक फ़ायदा ये होगा कि आपके पास कैलकुलेशंस तो बढ़ गई। आपने एक दफ़ा इस केस को देखा, फिर एक दफ़ा इस केस को देखा, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा आपके पास
कि आपके पास जो है ना उसके दो रिकरेंस रिलेशन, दो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, सी एन एक ये वैल्यू आई, एक सी एन की ये वैल्यू आई। आप दोनों के लिए डिफरेंट सोल्यूशंस लिख लेंगे। तो आप अगर आप इनको जनरलाइज ना भी कर सकें तो आप इनको ऐसे ही लिख लेंगे, अगर आप इसका जनरल फार्मूला ना भी कैलकुलेट कर सकें। तो ये तो था कि जिस तरह आप सी थ्री टर्म रिलेशन को टैकल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक लास्ट चीज़ है, इसमें टॉपिक है। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस 6.2 इज़ अबाउट कि अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स ही हैं, अगर नॉन पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स आएँ लेकिन ऐसे हों जिनकी आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज़ का आपको पता हो। मैं मैक्लॉरेन सीरीज़ की बात क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप देखें कि इसके आपके पास कौन से सिंगुलर पॉइंट हैं, इसके कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं, क्योंकि कहीं पे भी ये अनडिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप x इक्वल टू 0 के कारस्पोंडिंग इसकी सीरीज़ से सोल्यूशन बनाएंगे तो वो आपके पास n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन यही वाला आ जाएगा। और इसमें जो आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो ये आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो सिंगुलर पॉइंट, सो डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड नथिंग इज़ इन्फिनिटी, राइट। तो इसकी कोई अपर बाउंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तो दूसरा ये है कि अगर हम कॉज एक्स की, आपको पता है कि कॉज एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज़ हमने देखी थी और कॉज एक्स की एक्सपेंशन हमें पता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको, अगर तो ये इस तरह के फंक्शन हैं जिनकी मैक्लॉरेन सीरीज़ आपको पता है, तो फिर आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि वाई डबल प्राइम की जगह तो इसका वाई डबल प्राइम आ गया, प्लस वाई की जगह पे ये सीरीज़ आ जाएगी, और कॉज एक्स की जगह पे अगर आप उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ रख दें तो आपके पास ये फिर सीरीज़ और इस सीरीज़ और इस सीरीज़ का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप समीशन फाइंड करके जो है ना इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। सो जब आपने इस सीरीज़ को और इस सीरीज़ को आपने एक्सपैंड किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी दो सीरीज़ की वो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन होगी। तो जब आपने टर्म बाय टर्म करना है तो आप इसको कम्पैक्ट फॉर्म से आपको एक्सपैंडेड वर्जन में आना पड़ेगा। आप इसके एक्सपैंडेड वर्जन में आ गए और ये जो थी सीरीज़ इसको भी आपने एक्सपैंड कर लिया, राइट। तो ये सीरीज़ भी एक्सपैंड हो गई, तीनों सीरीज़ को एक्सपैंड कर लिया। इसको फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि आपके पास इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने इसमें उसका समीशन करना है, राइट। तो अभी देखते हैं कि इसमें सी नॉट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो और किसी से सी नॉट अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा और सी नॉट इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सी नॉट एक्स की ज़ीरो पावर के साथ सिर्फ और सिर्फ ये कोएफिशिएंट आएगा, तो ये सी नॉट आ गया। 2c2 एज इट इज़ आएगा क्योंकि C2 x2 के साथ है, तो कांस्टेंट टर्म सिर्फ ये दो आएंगी, राइट। x1 की पावर अगर हम देखें तो x1 की पावर कहाँ से आएगी, एक्स स्क्वेयर तो किसी से मल्टीप्लाई होके तो जो ना x1 नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक ये टर्म आएगी कि C1x को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो C1x आ जाएगा। और दूसरी हमें टर्म कहाँ से मिलेगी x की, वो ये वाली मिलेगी, क्योंकि ये और सीरीज़ और ये प्लस हो रही हैं तो आप कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स नॉट के कोएफिशिएंट्स ये आ गए, x के कोएफिशिएंट्स ये आ गए, एक्स स्क्वेयर के कौन से आएंगे। एक्स स्क्वेयर एक तो ये है कि ये वाला x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम पावर 3 देगा, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। C2x स्क्वेयर जो है वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें एक्स स्क्वेयर देगा। सो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट एक तो C2 हो गया, यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वेयर के कौन से कोएफिशिएंट्स हैं, 12C4 वो ये वाले हो गए। और एक आपके पास कौन सा है कि अगर आप C0 को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये भी एक्स स्क्वेयर की एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास 1/2 C0 आ जाएगा माइनस के साथ। इस तरह अपने x3 की, क्योंकि ये आप इसको कम्पैक्ट फॉर्म में दोबारा नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉज एक्स को y की इस वैल्यू के साथ, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो टर्म बाय टर्म होगी। टर्म बाय टर्म में फिर आप कि कोई कुछ फाइनाइट पावर्स x की पावर्स के लिए ही कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। तो जब ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो इसका ये मतलब है कि x की सारी पावर्स के पॉलिनोमियल ज़ीरो तब होता है जब उसके x की हर पावर के कोएफिशिएंट्स ज़ीरो हों। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी कि ये सारे ज़ीरो हो गए, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, C2 इज इक्वल टू -1/2 C0, C3 इज इक्वल टू -1/6 C1, C4 इज इक्वल टू 1/12 C0 और C5 इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब हर आपने कोएफिशिएंट को C0 या C1 की फॉर्म में लिख लिया। तो बाई ग्रुपिंग टर्म्स वी अराइव एट द जनरल सोल्यूशन C0। एक दफ़ा आप C0 वाली सेपरेट कर लें, C0 कॉमन कर लें सेपरेट वाली में, और C1 वाली आप सेपरेट कर लें जिस तरह हमने पहले सोल्यूशन में किया था। तो एक y1 सोल्यूशन मिल जाएगा, एक y2 सोल्यूशन मिल जाएगा, और हम इन दोनों को सीरीज़ की फॉर्म में नहीं लिख सकते
और इसका जो पावर कन्वर्जेंस इंटरवल आएगा वो ये आएगा दोनों के लिए। लेकिन इसको सीरीज़ की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कंपैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास कॉज एक्स की जगह साइन एक्स आ जाए फिर भी आप ये काम कर सकते हैं, ई की पावर एक्स आ जाए फिर भी ये काम कर सकते हैं, ln 1 + x आ जाए फिर भी ये काम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज योर x = 0 इज़ योर ऑर्डिनरी पॉइंट प्लस यू नो द मैक्लॉरेन सीरीज, बिकॉज मैक्लॉरेन सीरीज़ का भी सेंटर 0 ही होता है और इसका भी सेंटर 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटर 0 वाली सीरीज़ रख सकते हैं। सो मैक्लॉरेन सीरीज़ जो भी होगी उसको आप रखेंगे टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करके, एक्स के हाई पावर्स के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके, उनको सबको 0 करके जो भी वैल्यू आ रही होंगी यहाँ पे या तो कोई C1 की फॉर्म में है या C0 की फॉर्म में है, C1 के सेपरेट कर लिए, C0 के सेपरेट कर लिए, तो आपके पास 2 सोल्यूशन आ गए। तो ये था कि अगर आपके पास नॉन पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स हों, एज लॉन्ग एज जब भी नॉन पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे तो आपके पास जो नॉन पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट होना चाहिए उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई वे नहीं है। या उसकी टेलर सीरीज़ का पता होना चाहिए अगर आपके पास सेंटर डिफरेंट है, अगर सेंटर 0 है, अगर आप x = 0 पे चेक कर रहे हैं तो उसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ का पता होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ देयर इज सम क्वेश्चन यू कैन fill in the attached Google form and I will answer that later. So, Allah Hafiz.